आज कहने को तो राधिका जी के 3 बच्चे थे, 2 बेटियां और 1 बेटा। मगर इस ढलती उम्र में उनका साथ देने वाला कोई न था। देखते ही देखते उनकी पूरी जिंदगी दुखों में ही गुजर गई। राधिका जी से शादी करने से पहले उनका पति कमलेश पहले भी शादीशुदा था। मगर पहली शादी के कई सालों बाद भी उनका कोई बच्चा न हुआ। तो राधिका जी के पति यानी कि कमलेश जी पर दूसरी शादी के लिए उनकी पहली पत्नी सीमा दबाव डालने लगी। कमलेश जी ने दूसरी शादी के लिए मना किया तो सीमा ने कमलेश जी की भावनाओं को कचोटते हुए कहा कि आप अच्छे से जानते हैं कि मैं कभी मां नहीं बन सकती। आखिर आप भी तो सोचिए कि इतनी जमीन जायदाद है, वह कौन संभालेगा। क्या ये सब आप अपने रिश्तेदारों और लोगों के लिए छोड़ देंगे? हमें भी वारिस चाहिए। अभी तो हम जवान हैं, लेकिन कल को अगर हम बूढ़े हो जाएंगे तो बुढ़ापे में हमें कौन संभालेगा। आप जरा ठंडे दिमाग से सोचिए। लोग और रिश्तेदार तो चाहते ही नहीं कि हमारी कोई संतान हो। वे तो उस ताक में बैठे हैं कि कब हम मरे और सब कुछ उनका हो जाए। उनकी बातें सुनकर कमलेश जी झुंझला गए और सीमा जी के सवालों का बिना कोई जवाब दिए काम पर जाने के लिए तैयार हो गए। अब सीमा जी की यह रोज की बात हो चली थी। सीमा जी हर रोज कोई ना कोई ऐसी बात कर देती कि उसका पति कमलेश परेशान हो जाए और उसकी बात मानने के लिए हामी भर दे। इसी बात को लेकर दोनों में रोज बहस होने लगी। सीमा बहुत जिद्दी थी। वह तब तक उनके पीछे पड़ी रहती थी जब तक कमलेश जी ने हाँ नहीं बोल दिया। बस फिर क्या था, सीमा जी किसी ऐसी लड़की की तलाश में जुट गई जिसकी शादी वे अपने पति से करवा सके। काफी दिन बीत गए मगर कोई भी लड़की उनके दिमाग में नहीं आ रही थी जो उनके सूने घर में रौनक लगा सके, जिससे लोगों के मुंह बंद हो सके। अब रोज एक ही बात सुन सुनकर कमलेश जी को भी औलाद की कमी पहले से अधिक खटकने लगी थी। रह रहकर उसे यही ख्याल सताने लगे कि उनके सभी मित्रों के घर में बच्चे हैं, मगर एक मैं ही बदनसीब हूँ जिसका घर आंगन अब तक सूना पड़ा हुआ है। कमलेश जी ने सीमा का इलाज भी बहुत करवाया मगर उनकी कोख हरी ना हो सकी। डॉक्टरों के मुताबिक सीमा कभी मां नहीं बन सकती थी। उधर राधिका जो कि सीमा की रिश्तेदारी से ही आती थी, साथ ही सीमा की प्यारी सहेली भी थी। उसकी शादी के कुछ समय बाद ही उनके पति की एक सड़क हादसे में मृत्यु हो गई थी और वह अपने मायके में ही रहा करती थी। एक दिन बैठे बैठे सीमा के दिमाग में उसका ख्याल आया तो उसे लगा जैसे अंधेरी रात में जुगनू चमक उठे हों। शाम को जब कमलेश काम करके घर आया तो सीमा ने जल्दी जल्दी से 2 कप चाय बनाई और खुशी में झूमते हुए 1 कप पति की ओर बढ़ा दिया और अपना कप लेकर उनके सामने बैठ गई। क्या बात है सीमा, आज बड़ी चहक रही हो, कुछ खास बात है क्या? कमलेश ने चाय की चुस्की लेते हुए कहा। बस फिर क्या था, सीमा ने अपने दिल की बात कहनी शुरू कर दी। आप जानते हैं ना मेरी सहेली राधिका को? हाँ जानता तो हूँ। क्या हुआ उसे? अरे कुछ भी नहीं हुआ उसे। क्या आपसे उसकी शादी की बात चला कर देखें? अगर उसके घर वाले मान जाएं तो। सीमा की यह बात कमलेश को भी अच्छी लगी। अगर उसके घर वाले मान जाएंगे क्या? कमलेश ने उत्सुकता से सीमा से पूछा। मैं सुबह माँ जी से बात करती हूँ, जैसे तुम्हें ठीक लगे देख लो। बोलकर कमलेश लेट गया और सीमा रात के खाने की तैयारी में जुट गई। खाना बनाने के बाद दोनों ने दिन भर की छोटी मोटी बातें करते हुए खाना खाया। फिर सीमा ने रसोई समेटी और दिन भर की थकान की वजह से बेड पर लेटते ही उसे नींद आ गई। सुबह उठकर सीमा ने घर के रोजाना के कामकाज को निपटा लिया। माँ को फोन लगाया। थोड़ी देर इधर उधर की बातें करने के बाद उसने माँ से पूछा कि राधिका का रिश्ता कहीं हुआ कि नहीं। तो माँ ने कहा अभी तक तो नहीं। क्यों, क्या बात है? नहीं, मैं तो यूं ही पूछ रही थी माँ। माँ ने निराशा से कहा ऐसे में रिश्ते कहाँ मिलते हैं जल्दी। 1-2 जगह देखा है मगर बात नहीं बन पाई। बच्चे वाले ही मिल रहे हैं। माँ आप गलत न समझे तो मैं कुछ बोलूं? थोड़ा झिझकते हुए उसने कहा हाँ बोलो ना, क्या कहना चाहती हो तुम? माँ वो अगर आपके दामाद से। क्या कह रही हो सीमा? तुम्हें पता भी है कि तुम क्या बोल रही हो? अरे वो तेरा पति है, तू सोच भी कैसे सकती है? तू होश में तो है ना? माँ ने गुस्से में एक ही सांस में बोला हाँ माँ, मैं अच्छे से जानती हूँ कि मैं क्या बोल रही हूँ।
आप भी अच्छे से जानती हैं कि मैं कभी माँ नहीं बन सकती, और मैं ये बात अपने से ही नहीं कह रही, मैंने इनसे भी बात कर ली है, इन्हें भी कोई एतराज नहीं है। सीमा बोलते हुए बुरी तरह से रो पड़ी। उसे रोता सुनकर माँ की आंखें भी भर आई। अच्छा बेटा, ठीक है, मैं बात करूंगी, मगर कल को जब उसे बच्चे होंगे तो कहीं ऐसा ना हो तेरे लिए कमलेश का व्यवहार बदल जाए या तुझे घर से निकाल दे। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होगा, मुझे पूरा यकीन है इन पर। माँ, बस आप बात करो। माँ ने राधिका के घर वालों से फोन पर बात करना उचित नहीं समझा। उन्होंने कहा कि उनके घर जाकर बातचीत करनी चाहिए। सीमा भी इसके लिए मान गई और कहा, मैं भी साथ चलूंगी। अच्छा ठीक है, तू भी चलना। कमलेश से पूछकर आ जाना, किसी दिन फिर चल पड़ेंगे। ठीक है माँ, अब मैं फोन रखती हूँ। फोन काट कर वो वहीं पर बैठ गई। आने वाली जिंदगी के सपनों में खो गई। अगले दिन सीमा माँ के साथ राधिका के घर पहुंच गई। चाय पानी के बाद राधिका सीमा को लेकर अपने कमरे में चली गई। दोनों बैठकर बातें करने लगी। बातों बातों में सीमा ने राधिका के मन को टटोलने की कोशिश की, मगर उसे कुछ खास सफलता नहीं मिली। उधर माँ ने राधिका के घर वालों से कमलेश के साथ रिश्ते की बात कही तो सभी घर वाले हैरत से एक दूसरे का मुंह देखने लगे। माँ ने अपनी बात को बहुत सलीके से सबके सामने रखा था, जो सबको अच्छी लगी थी, मगर राधिका की इस बारे में क्या प्रतिक्रिया होगी, अब ये जानना भी जरूरी था। शाम को सीमा और माँ घर वापस आ गई और सबको सलाह कर बताने के लिए बोला। रात के खाने के बाद माँ और भाई ने राधिका से पूछा तो वह सजल आंखों से उनकी ओर देखने लगी। तो भाई ने प्यार से कहा, कोई जबरदस्ती नहीं है, अगर तुम नहीं चाहती तो कोई बात नहीं। राधिका कुछ बोल पाती उससे पहले ही राधिका की भाभी बोल पड़ी, इससे अच्छा रिश्ता और कहाँ मिलेगा भला, बच्चा भी नहीं है और सीमा इसके इकलौती सहेली है। ये दोनों एक दूसरे को अच्छे से समझती भी हैं और सामने से वो खुद ही रिश्ता मांग रहे हैं, और क्या चाहिए, बाकी इसकी इच्छा। इतना बोलकर राधिका पर एक तरह से फैसला थोप दिया गया था, जैसे आप सभी को ठीक लगे कर लें। राधिका ने भरे हुए गले से जवाब दिया, तो बस फिर ठीक है, इससे पहले कोई गड़बड़ हो कल बात पक्की कर देते हैं, भाभी ने लगभग उछलते हुए कहा। सब इस बात पर सहमत हो गए और अपने अपने कमरे में सोने के लिए चले गए, मगर राधिका की आंखों से तो नींद जैसे पंख लगाकर उड़ गई थी। उसकी आंखों से आंसू का सैलाब बह रहा था, जिसे पोंछने के लिए तकिए के अलावा कोई नहीं था। अगली सुबह बातचीत करने के बाद हफ्ते भर में ही शादी की बात पक्की कर दी गई। सीमा और कमलेश इस बात से बहुत खुश थे। शादी का दिन आया तो साधारण सी रस्मों से शादी कर राधिका की विदाई कर दी गई। सीमा राधिका के साथ बहुत प्यार से रहती। राधिका को भी अब लगता कि शायद सब ठीक हो जाएगा। शादी के 3 महीने बाद जब राधिका के पेट से होने की बात पता चली तो सभी बहुत खुश हुए। घर में नया मेहमान आने वाला था। सीमा भी राधिका का बहुत ख्याल रखती थी। समय बीता और राधिका ने बेटी को जन्म दिया, जिसे पैदा होते ही सीमा ने अपनी देख रेख में रखा। राधिका को उसके पास नहीं आने दिया जाता था। जब पति कमलेश से राधिका कुछ कहना चाहती तो उससे वह कहता कि तुम मुंह बंद रखा करो, इसी में ही बच्चे की भलाई है, घर में ही तो है, कहीं ऐसा ना हो कि हमें बच्चे से हाथ धोने पड़े। राधिका भी डर के मारे चुप तो हो जाती, मगर खुद को ठगा सा महसूस करती। राधिका बेटी को गोद में उठाने के लिए तरसती रहती, मगर सीमा उसे पास ना फटकने देती। कभी कभार चोरी छिपे दुलार लेती, फिर अकेले में बैठ घंटों अपनी बदनसीबी पर रोती रहती, मगर अपना दर्द किसी से न सुनाती। कोई भी तो नहीं था जो उस बदनसीब माँ की ममता को समझ पाता। दूसरी बार फिर से उसने बेटे को जन्म दिया तो सोचा इस बार तो बच्चे उसके पास रहेगी। बड़ी बेटी को सीमा मेरे पास नहीं आने देती, अब की बार मैं बेटी देने से साफ मना कर दूंगी, और उसने किया भी ऐसा ही। राधिका शायद ये नहीं जानती थी कि सीमा उससे भी 2 कदम आगे की सोचे बैठी है। सीमा ने अपना दांव खेलना शुरू किया। कमलेश काम से आया तो उसने खूब कान भरने शुरू कर दिए और जहर खाकर जान देने तक की धमकी दे डाली, जिसे सुनकर कमलेश घबरा गया। उसने राधिका की खूब मिन्नत की कि बेटी सीमा की गोद में डाल दो, नहीं तो पूरी बिरादरी में हमारी थू-थू हो जाएगी। कहीं सच में उसने ऐसा किया तो हम कहीं के नहीं रहेंगे, बच्चियां घर में ही तो हैं
और फिर तुम तो सीमा को जानती ही हो, वो अपनी जिद पूरी करने के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। जब कमलेश राधिका से यह बातें कर रहा था तो सीमा दरवाजे पर कान लगाकर सब कुछ सुन रही थी और उसने एक झटके से दरवाजा खोला और बोली, अगर बच्ची मुझे नहीं मिली तो मैं दोनों बच्चियों को मार दूंगी और खुद भी मर जाऊंगी। ये सब सुनते ही राधिका और कमलेश के पैरों तले से जमीन ही खिसक गई और वे दुविधा में पड़ गए। दोनों का कलेजा मुंह को आ गया। फिर कमलेश ने नन्ही सी बेटी को उठाकर छाती से लगाया और अगले ही पल बच्ची सीमा की बाहों में थमा दी। एक बार फिर राधिका खून के घूंट पीकर रह गई। एक बार फिर उसकी गोद सूनी हो गई। राधिका अब उदास और चुपचाप रहने लगी थी। उधर सीमा दोनों बेटियों को संभालती और हर संभव प्रयास करती कि राधिका उनसे दूर रहे। वहीं बेटी पूर्वी अब 4 साल की हो चुकी थी और स्कूल जाने लगी थी। वह सीमा को ही अपनी माँ समझती थी और छोटी जानवी भी कभी उसे माँ कहकर तो नहीं पुकारती थी, मगर कभी कभी उसे देखकर मीठी सी मुस्कान दे देती थी। इसे देखकर राधिका को बहुत सुकून मिलता था। एक दिन राधिका ने पूर्वी को सीमा से आंख बचाकर इशारे से अपने पास बुलाया और प्यार से उसका माथा चूमकर उसे खाने के लिए बिस्किट दिया और कहा, दोनों बहनें मिलकर खा लेना। जैसे ही पूर्वी पीछे की ओर पलटी तो सीमा को अचानक सामने खड़ा देख डरते हुए बोली, वो माँ, इन्होंने मुझे ये दिया। सीमा ने पूर्वी के गाल पर जबरदस्त चांटा रसीद करते हुए कहा, कितनी बार बोला है कि किसी से कुछ भी लेकर नहीं खाना, कभी देखा नहीं क्या कुछ भी। मैं तुम्हें किस चीज की कमी छोड़ती हूँ भला, चलो अपने कमरे में चलो। उसकी कड़क आवाज सुनकर पूर्वी अपने गाल पर हाथ रखकर रोते हुए अपने कमरे में चली गई। सीमा ने राधिका को खूब खरी खोटी सुनाई। हर रोज कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता जिसकी वजह से राधिका को बातें सुननी पड़ती। समय का पहिया आगे बढ़ता जा रहा था और राधिका तीसरी बार माँ बनी। अब की बार उसने बेटे को जन्म दिया था। घर में खुशी का माहौल था, मगर राधिका के पास खुश होने की कोई वजह न थी, क्योंकि वो तो सिर्फ मशीन की तरह बरतने के बाद छोड़ दी गई थी। राधिका का दर्द सुनने वाला कोई नहीं था और न ही उसने किसी को बताया ही था। मायके भी कभी कभार ही जाती और वो भी सीमा हमेशा उसके साथ में ही होती थी और सीमा सबके सामने ऐसे पेश आती जैसे वो दोनों सगी बहनें हो। राधिका के घर वाले भी यही समझते थे कि वह अपने घर में बहुत खुश है। समय बीत रहा था। सीमा तीनों बच्चों की देखरेख का ख्याल खुद ही रखती थी, तो जाहिर सी बात थी कि बच्चों का मोड़ भी सीमा की ओर ही था। अब घर में राधिका की हालत फालतू पड़ी वस्तु जैसी थी, जिसे कोई भी ठोकर मार सकता था। धीरे धीरे सीमा को उसका घर में रहना भी खटकने लगा था। अब अपने दिमाग को चलाते हुए उसने कमलेश पर दबाव डालना शुरू कर दिया कि राधिका को गांव के बीचों बीच जो पुश्तैनी मकान है उसमें भेज दिया जाए। कमलेश ने इस बात का विरोध किया, मगर उसकी एक न चली। आखिरकार राधिका को उस घर में जाना ही पड़ा। राधिका को एक और झटका सा लगा। बच्चे उसकी आंखों से भी दूर हो गए। वह सारा दिन रोती रहती। फिर एक दिन राधिका के भाई को किसी से राधिका की इस हालत के बारे में पता चला, तो वह उसे मिलने वहां पहुंचा। अपनी बहन की दशा देखकर वह खून के आंसू पीकर रह गया। उसने राधिका को अपने साथ चलने के लिए कह दिया, मगर राधिका ने जाने से साफ मना कर दिया और कहा, भाई आप जाओ, जो मेरी तकदीर में था वो हो गया, आप मेरी किस्मत नहीं बदल सकते। भाई की आंखों से अश्रुधारा बह रही थी, मगर राधिका तो जैसे पत्थर की मूरत बन गई थी। उसने बात को टालते हुए कहा, यह हमारे घर का मामला है और मैं चाहती हूँ कि आप इन सब में दखल न दें तो ही अच्छा है, और आज के बाद आप यहाँ मत आना। अब आप यहाँ से जाओ। मगर राधिका, तुम इन हालातों में यहाँ कैसे? क्या हुआ है मेरे हालातों को और क्या हुआ है मुझे? मैं ठीक हूँ, आप जाओ यहाँ से और कभी मत आना यहाँ फिर, नहीं तो मेरा मरी का मुंह देखोगे। राधिका के भाई ने उसका ये रूप पहले कभी नहीं देखा था। उसके बात सुनकर वह वहां से चुपचाप अपने घर चला गया, मगर उसे बहुत बुरा लग रहा था। उसने कमलेश से मिलकर बात करने की सोची। अगले दिन भाई सीधे कमलेश के दफ्तर पहुंच गया। उन्होंने जब कमलेश से बात की तो पता चला कि कमलेश की हालत चक्की के दो पाटों के बीच फंसे दाने जैसी है, क्योंकि सीमा उसे तरह तरह की धमकियां देती रहती थी। एक दिन तो उसने हद ही कर दी। कमलेश को साफ शब्दों में कह दिया कि वह राधिका को तलाक दे दे। अब
अब इस घर परिवार को उसकी कोई आवश्यकता नहीं है। इसी बात को लेकर घर में हर रोज कलह होने लगी। कमलेश इन सब बातों के लिए राजी न था। उसने साफ साफ कह दिया कि जो तुमने कहा मैंने वैसा ही किया, मगर अब और नहीं। सीमा ने शातिर दिमाग से चाल चली और सीधे राधिका के पास उसके घर तलाक के पेपर्स लेकर जा धमकी और बोली, राधिका इन पेपर्स पर साइन कर दो, जो कुछ थोड़ा बहुत लेना होगा ले लेना। अब राधिका ने कहा, अब कौन से पेपर साइन करवाने आई हो सीमा? अब मेरे पास क्या है तुम्हारे लिए? सब कुछ तो तुमने मुझसे छीन ही लिया है। अब और क्या चाहती हो? तलाक? मैं अब तुम्हें और बर्दाश्त नहीं कर सकती, इसलिए जल्दी से पेपर साइन कर दो और मैं यहाँ से जाऊँ। राधिका ने उसके हाथ से पेपर और पेन पकड़ते हुए साइन कर पेपर उसके हाथ में थमाते हुए कहा, अब जाओ यहाँ से तुम मुझे क्या दोगी? तूने तो खुद मेरी सबसे बड़ी दौलत मुझसे, मेरा परिवार भी मुझसे छीन लिया। मुझे तुम्हारे धन दौलत की जरूरत नहीं है। कमलेश को सच में बहुत बुरा लग रहा था। मैं अब आपको उसके साथ और नहीं बांट सकती। आप केवल मेरे हो, बस मुझे और कुछ नहीं कहना है। सीमा बोली। कमलेश रूंधे हुए गले से बोला, अरे सब कुछ तेरा ही तो था। बस उस गरीब के पास क्या था तेरे लिए? भगवान से डर, कुछ तो सोचा होता उस बदनसीब के बारे में। बच्चे तक तो तूने उसे छीन लिए हैं, और तो और तूने बच्चों के दिल में भी उसके खिलाफ जहर घोलती रहती हो। तुम किस मिट्टी की बनी हो सीमा? कमलेश गुस्से से लाल पीला होकर बोला, मगर सीमा पर इसका कोई असर नहीं था। कमलेश ने गुस्से में रात्रि का भोजन भी नहीं किया। सुबह होते ही कमलेश राधिका को मिलने उसके घर पहुंच गया। राधिका की हालत देख कमलेश का कलेजा मुंह को आ गया। घर खुला पड़ा था, वह फर्श पर पड़ी थी और बाल बिखरे हुए थे। मानो लग रहा था वो रात भर नहीं सोई थी। राधिका, ये क्या हाल बना रखा है तुमने अपना? कमलेश की आवाज सुनते ही राधिका भागकर कमलेश से लिपट कर रोने लगी। आज मेरा सब कुछ लुट गया। मेरे बच्चे मुझे लौटा दो, मैं उन्हें लेकर यहाँ से चली जाऊंगी और कुछ नहीं चाहिए मुझे, प्लीज। कहते कहते वो बेसुध हो गई। कमलेश भागकर अंदर से पानी लाया और उसके चेहरे पर छींटे मारे तो राधिका को कुछ सुध आई। राधिका, खुद को संभालो। कमलेश ने उसे नीचे से उठाकर कुर्सी पर बैठा दिया और पानी का गिलास उसे थमाते हुए कहा, राधिका, तुमने तलाक के पेपर्स क्यों साइन किए? मैं हूं अभी, एक बार मुझे तो पूछ लेती। पूछने से क्या होता? होना तो वही था जो आज तक होता आया है। इस बात का कमलेश के पास कोई जवाब नहीं था। थोड़ी देर चुप रहने के बाद कमलेश बोला, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। भले ही तुमने तलाक के पेपर साइन कर दिए हो, मेरे लिए तुम अभी भी मेरी पत्नी हो। मैं तुम्हें तलाक नहीं दूंगा। राधिका एकटक बिना कुछ बोले कमलेश को देखते ही जा रही थी। कमलेश राधिका का हाथ पकड़कर बोला, उसे सांत्वना दी, अब उठो और कुछ खाने के लिए बना लो। मैं भी खाना खाऊंगा, मुझे बहुत भूख लगी है। राधिका ने बेमन से उठकर खाना बनाया और फिर दोनों ने खाना खाया। खाना खाने के बाद कमलेश सीमा और बच्चों के पास गांव से बाहर बने आलीशान मकान में आ गया। इसी खींचातानी में सबकी जिंदगी गुजर रही थी। कमलेश महीने में एक दो बार राधिका के पास जाता और उसकी जरूरत का सामान दे आता था। बच्चे बड़े हो रहे थे, समय यूं ही गुजर रहा था। पूर्वी और जानवी कभी कभी चोरी छुपे राधिका को मिलने आ जाया करती थी, मगर बेटा सोनू कभी नहीं आता था। वो तो राधिका को फूटी आंख देखना भी पसंद नहीं करता था और सीमा को खूब मानता था। अब पूर्वी और जानवी बड़ी हो चुकी थी, अब वो कॉलेज जाती थी। पढ़ाई में तीनों बच्चे काफी होशियार थे। कमलेश अब थोड़ा बीमार सा रहने लगा था। रिटायरमेंट भी नजदीक आ रही थी और पूर्वी भी शादी लायक हो गई थी। कई अच्छे घरों से रिश्ते आ रहे थे। अंततः एक अच्छे घर के लड़के के साथ उसकी शादी कर दी गई, जो कि पेशे से अध्यापक था। शादी में कमलेश की जिद के चलते राधिका को शामिल तो किया गया था, मगर उसका शादी में होना और ना होना एक ही बराबर था। राधिका के दिमाग पर अब इस बीती हुई जिंदगी का प्रभाव दिखाई देने लगा था। वो अक्सर अकेले में ही बड़बड़ाती रहती। उसका बीपी भी काफी तेज बढ़ने लगा था। वो ढंग से खाना भी नहीं खाती थी। कभी कभी तो पूरा दिन ही वो बेड पर पड़ी रहती थी।
आस पड़ोस के लोग उसे कभी कभी खाने को दे दिया करते थे। कमलेश और सीमा को उसकी इस हालत के लिए कोसते। उधर एक दिन कमलेश अचानक हृदयघात के कारण चल बसा, जिसका राधिका के दिमाग पर गहरा प्रभाव पड़ा। उसकी हालत बद से बदतर हो गई थी, मगर ऐसा भी नहीं था कि वो बिल्कुल पागल थी। कभी कभी वो अच्छी भली हो जाती थी। जब बेटे को नौकरी मिलने की खबर उसे मिली तो वो बहुत खुश हो गई थी। अड़ोस पड़ोस सबको उसने बड़े चाव से बताया कि मेरा बेटा अफसर बन गया है। गली से गुजरते हुए एक बुजुर्ग के मुंह से अनायास ही निकल गया, वाह रे ऊपर वाले, तेरे रंग और एक बदनसीब माँ की ओर। दूसरी ओर नालायक औलाद, जिसने कभी इस बदनसीब माँ की ओर झांकने की भी जरूरत महसूस नहीं की। कमलेश की मौत के 2 साल बाद जानवी और सोनू की भी शादी हो गई। पूर्वी और जानवी भी कॉलेज में प्रोफेसर की नौकरी करती थी और जब मायके आती तो राधिका से भी मिलती थी, मगर सीमा और सोनू से चोरी छुपे। दामाद भी मिलने जाते, मगर इस बात की भनक सीमा और सोनू को न जाने कहां से लग गई कि सोनू ने सख्ती से सबको उससे मिलने के लिए मना कर दिया। सीमा ने भी बहुत बुरा भला कहा, जिसे सुनकर दोबारा किसी की हिम्मत नहीं हुई शाही फरमान को तोड़ने की। एक दिन राधिका का बीपी इतना बढ़ गया कि वो गली में चलते चलते गिर गई। लोग उसे उठाकर अस्पताल में ले गए और बेटे को भी किसी ने बताया कि तेरी माँ अस्पताल में है, मगर उसने अस्पताल जाने से यह कहकर मना कर दिया कि राधिका उसकी मां नहीं है। राधिका को वह नहीं जानता। राधिका को अस्पताल में देखने वाला कोई न था और न ही उसके पास इलाज के लिए कोई रकम थी। लिहाजा उसे अस्पताल से बाहर निकाल दिया गया और उसकी हालत इतनी खराब हो चुकी थी कि उसे अपनी कोई सुध नहीं थी। वो वहीं बाहर एक बेंच पर बैठे बैठे अकेले ही बड़बड़ा रही थी। सुबह से शाम हो गई। कपड़ों में ही मलमूत्र होने की वजह से मक्खियां भिनभिनाने लगी थीं। आते जाते लोग उसे देखकर मुंह सिकोड़ कर देखते हुए निकल जाते थे। ऐसे ही 2 दिन निकल गए। तीसरे दिन शाम को एक सज्जन पुरुष को उस पर दया आ गई और उस पर तरस खाते हुए पहले राधिका से बात करने की कोशिश की, मगर राधिका ने उसके किसी भी बात का जवाब नहीं दिया। तो उसने अपने फोन पर एक आश्रम का नंबर डायल किया और उन्हें राधिका के बारे में बताया। कोई 1 घंटे बाद आश्रम के लोग आए। उन्होंने भी उसे बात करने की कोशिश की, मगर उन्हें भी कोई सफलता नहीं मिली। उसे खाने के लिए बिस्किट का पैकेट दिया गया। पैकेट पकड़ते ही वो बिलक बिलक कर बच्चे की तरह रोने लगी। क्या हुआ माँ, क्यों रो रही हो? आश्रम की टीम के मेंबर्स प्रताप सिंह ने पूछा। तो राधिका धीरे से बोली, मेरे बेटे को मार डाला। किसने माँ? फिर उसने पूछा। तुमने। जज ने फांसी की सजा सुनाई है तुम्हें। तलवार से उसका सिर काट दिया है तुमने। ये देख मेरे बेटे का धड़ और वो देख उसका सिर, कैसे तड़प रहा है मेरा बेटा। तू खूनी है, सत्यानाश हो जाए तेरा। वो रोते हुए निरंतर गालियां दे जा रही थी। प्रताप सिंह ने प्यार से पूछा, माँ मैंने तेरे बेटे को नहीं मारा, चल तुझे तेरे बेटे से मिलवा लाऊं। वो जिंदा है। राधिका रोते हुए एकदम चुप हो गई और बोली, सच में? हाँ माँ, कहते हुए उसका गला भर आया। चल बेटा जल्दी चल, कहते हुए वह उठ खड़ी हुई। टीम के सभी मेंबर्स भी साथ में आकर गाड़ी में बैठ गए और उसे आश्रम लाया गया। वहां पहुंचकर राधिका को नहलाया गया, कपड़े बदलकर उसे अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टर ने चेक करने के बाद बताया कि राधिका को सदमा लगने के कारण दिमाग पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ा है। ये अपने जीने की इच्छा खो चुकी है। इन्हें बहुत देख रेख की जरूरत है। दवाइयों के साथ साथ उसे खुशनुमा माहौल और अपनों का साथ और प्यार भी चाहिए। उसे इंजेक्शन भी दिया गया है ताकि उसे अच्छी नींद आ सके। इंजेक्शन लगने के बाद वो सो गई है। लगभग 1 सप्ताह अस्पताल में रहने के बाद उसकी हालत में कुछ सुधार आया और उसे छुट्टी मिल गई। छुट्टी मिलने के बाद उसे आश्रम लाया गया। वहाँ और भी बहुत से अपनों के सताए हुए लोग रहते थे। राधिका को दवाइयाँ लेने के कारण रात को बहुत अच्छी नींद आई। सुबह वो जल्दी उठ गई। अनजान सी जगह थी। उदास मन से बैठकर भगवान को याद करने लगी। कुछ देर बाद सब लोग उठ गए। सबको चाय नाश्ता दिया गया। प्रताप राधिका जी के लिए खुद से नाश्ता लेकर गया और प्यार से बोला, माँ नाश्ता कर लो।
और फिर वो मीठी सी मुस्कान के साथ उनके बगल में बैठ गया। राधिका जी चुपचाप चाय पीने लगी। प्रताप ने धीरे से पूछा, माँ, आपके घर में और कौन कौन है? सभी हैं, मेरे 3 बच्चे हैं, 2 बेटियां और एक बेटा। उनके बच्चे हैं, एक डायन भी है जिसने मेरे बच्चों को मुझसे छीन लिया। बहुत खतरनाक है वो। कहते हुए राधिका जी बहुत बुरी तरह से रो पड़ी। वो मेरे बच्चों को मार देगी, मेरे बेटे को फांसी हो जाएगी। जल्लाद ने उसका गला काट कर फेंक दिया है। किसी ने उसका गला नहीं काटा माँ, वो ठीक है। मैंने उसके साथ बात की थी फोन पर। क्या कहता है वो? आएगा लेने मुझे। राधिका जी की ये बात सुनकर प्रताप बोला, माँ, उसने आने से साफ मना कर दिया है। हाँ, वो बहुत व्यस्त रहता है ना। बहुत बड़ा अफसर है मेरा बेटा। तू ऐसा कर, मुझे उसके पास ले चल या फिर मुझे बस में बिठा दे, मैं चली जाऊंगी। ठीक है मेरी माँ, थोड़ा ठीक हो जाओ फिर चलेंगे, कहकर दिलासा देते हुए वो सोचने लगा कि बेटा कितना बदनसीब है और माँ उससे भी ज्यादा। औलाद होने के बावजूद वो धक्के खाती फिरती है। अब रोज की बात हो गई थी। राधिका जी या तो पाठ करती रहती या फिर रोती रहती। कभी आश्रम के गेट पर बैठी रहती, आते जाते लोगों को बोलती, मुझे मेरे गांव छोड़ दो। बेटे को आश्रम की ओर से बहुत संदेश भेजे गए मगर वो नहीं आया। फिर एक दिन राधिका की बेटियों को भी फोन किया गया। उन दोनों ने भी कहा, हम मजबूर हैं, नहीं आ सकती। फिर एक दिन राधिका को लेकर उसके बेटे से मिलने आश्रम की टीम बेटे के पास उसके गांव गई, मगर उसने यह कहकर राधिका जी से मिलने से इनकार कर दिया कि ये मेरी माँ नहीं है। मेरी माँ सीमा मर चुकी है। उसे मरे हुए 1 महीना हो चुका है। मैं इस औरत को नहीं जानता, आप यहाँ से जा सकते हैं। सोनू की ये बात सुनकर राधिका जी का कलेजा मुंह को आ गया, मानो ममता ने दम तोड़ दिया हो। प्रताप ने सोनू को समझाना चाहा और कहा, आपके पिता ने इनसे शादी की थी। मगर सोनू के पत्थर दिल पर कोई प्रभाव न पड़ा। वह कहने लगा कि वो तलाक हो चुका है। हमारे पास सबूत है। अगर इसे थोड़ा सा भी लगाव होता तो ये हमारे पिता को तलाक नहीं देती, हमें खुद पालती। मगर इसने अपनी जिम्मेदारियों से मुंह फेर लिया। जिसने हमें पाला पोसा, एक माँ होने की जिम्मेदारी निभाई, वही मेरी माँ है। आप लोग यहाँ से चले जाओ। ये औरत किसी की माँ नहीं हो सकती। उधर उसकी ये बातें सुनकर राधिका जी के कान फटने लगे थे। कितना जहर घोल दिया है सीमा ने इनके दिल में मेरे लिए। इनकी ये बातें सुनकर अब गली में काफी लोग इकट्ठे हो चुके थे। प्रताप ने उनसे बात करनी चाहिए मगर कोई भी बोलने को तैयार नहीं हुआ। इतने में राधिका जी ने प्रताप को बाजू से पकड़ा और कहा, चलो बेटा। वो असहाय सा राधिका जी और बाकी टीम के साथ गली से गुजर रहा था। तभी एक बुजुर्ग ने कहा, बेटा ये बहुत भली है, इनका ख्याल रखना। पता नहीं कौन से गुनाहों की सजा दी ऊपर वाले ने इन्हें, जो माँ होते हुए भी माँ नहीं है। कहते हुए उनका गला भर आया। प्रताप ने बगैर कुछ भी बोले हाथ जोड़े और राधिका जी को गाड़ी में बैठाकर वापस आ गया। अब राधिका जी गुमसुम सी बैठी रहती, किसी से कोई शिकायत न थी। पाठ करती या फिर बैठे बैठे रोती रहती। ज्यादा रोने से आंखें भी खराब होने लगी। अब वो प्रताप को भी बद्दुआएं नहीं देती थी। जब वो उससे बात करता तो आराम से जवाब देती। एक दिन अचानक राधिका जी को दौरा पड़ा। उसे अस्पताल ले जाया गया। वहाँ डॉक्टर ने बताया कि दिमाग पर काफी तनाव होने की वजह से यह सब हुआ है। कभी भी कुछ भी हो सकता है इन्हें। इस समय अपनों की बहुत जरूरत है इन्हें। कुछ दिन बाद अस्पताल से छुट्टी मिल जाएगी। अगले दिन सुबह जब प्रताप राधिका जी को दवाई देने गया तो राधिका जी बोली, बेटा एक बात करनी थी तुमसे। कहो माँ, क्या कहना चाहती हो तुम? बेटा बात यह है कि मेरी एक इच्छा है कि मेरा अंतिम संस्कार मेरे ससुराल में हो। तुम ये आखिरी उपकार मुझ पर कर देना। माँ आप ठीक हो जाओगी, ऐसी बात मत करो। नहीं बेटा, बता मेरी इच्छा पूरी करोगे या नहीं? कहते हुए वो छोटे बच्चे की तरह फूट फूट कर रोने लगी। बहुत मुश्किल से उन्हें चुप कराया गया। कुछ दिन ठीक रहने के बाद फिर राधिका जी को दौरा पड़ा। उसके शरीर को लकवा हो गया था। उसे अस्पताल ले जाया गया मगर डॉक्टर ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। अब प्रताप को राधिका जी की अंतिम इच्छा का ख्याल आया। उसने गांव के मुखिया से फोन पर बात की और राधिका जी की मौत की खबर के साथ ही उनकी अंतिम इच्छा के बारे में भी बताया। तो मुखिया ने कहा, आप लोग लाश ले आइए। गांव के धार्मिक स्थल से गांव को राधिका जी की मौत और संस्कार के बारे में सूचित कर दिया गया। प्रताप
और आश्रम के कुछ और लोग राधिका जी की लाश लेकर शमशान घाट पर पहुंच गए। पूरे रीति रिवाज से राधिका जी का अंतिम संस्कार किया गया। प्रताप ने चिता को मुख अग्नि दिखाई। गांव के सभी लोग शांत होकर यह नजारा देख रहे थे। चिता की आग की लपटें आसमान की तरफ ऐसे उठ रही थी मानो आखिरी समय राधिका जी बेटे को देखना चाहती हो। गांव के जितने भी लोग शमशान घाट में आए, सभी की जुबान पर एक ही बात थी, बहुत सब्र वाली थी बेचारी। औलाद को जिंदा रखने के लिए बदनसीब ने अपनी ममता का ही बलिदान दे दिया। चिता की अग्नि शांत हो चुकी थी। आज एक माँ की मृत्यु नहीं हुई थी, आज एक स्वार्थहीन ममता ने भी दम तोड़ दिया था। तो दोस्तों, आपके भावुक और प्रेरणादायक कहानी कैसी लगी और कहानी का कौन सा हिस्सा आपके दिल को छू गया, कमेंट करके ज़रूर बताएं। और हाँ, यदि चैनल पर नए हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। तो फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।